नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका अभ्युदय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम औद्योगिक विकास है राजस्थान सर्वे का औद्योगिक विकास अध्याय है वो पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार या भारत सरकार द्वारा उद्योगों के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। ठीक है। और राजस्थान में औद्योगिक औद्योगिक है वो किस प्रकार हो रहा है और विकास में उद्योगों का कितना परसेंट है वो योगदान है। इन सभी बातों का इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मेंस हो। ठीक है, मेंस में 66 मार्क्स में से राजस्थान जो इकोनॉमी आती है 30 मार्क्स के करीब आती है, उसमें से 10 मार्क्स है। ठीक है, 10 मार्क्स है आपको इसी चैप्टर में से मिलेंगे। और इन जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं हम 10 मार्क्स में 10 क्वेश्चनों में से 2 या 3 क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं 20 से 25 जो प्रतिशत है इसी चैप्टर का योगदान है आपके आरएस के जो पेपर है या आरपीएससी के जो पेपर है इसमें। तो सबसे पहले हम औद्योगिक विकास में देखेंगे कि औद्योगिक विकास का जीएसवीए में कितना योगदान है। तो प्रचलित मूल्यों पे जो 2020-21 है उसमें प्रचलित मूल्यों पे जो 2 लाख, ठीक है, 51,652 करोड़ से बढ़ के 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 3,11,283 करोड़। ठीक है। और स्थिर मूल्यों पे गणना करते हैं तो इसमें स्थिर मूल्यों पे 1,72,000 की जगह 1,91,476 करोड़ जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे बताता है। ठीक है। और इस बार जो प्रचलित मूल्यों पे ये जो वृद्धि रही है, प्रचलित मूल्यों पे ये वृद्धि कितनी रही है? 23.7%। कितनी? 23.7% बताई जा रही है। ठीक है। और स्थिर मूल्यों पे आप देखेंगे तो 11.3%। आप यहां से प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, जो आप प्रतिशत है वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। और जो अग्रिम जो नेक्स्ट ईयर है, जो ये 2023-24 वित्तीय वर्ष है, इसमें प्रचलित मूल्यों पे ये बताया गया है कि प्रचलित मूल्यों पे 3,58,000 3,58,034 करोड़। ठीक है, 3,58,034 करोड़। और 2 लाख ये स्थिर मूल्यों पे कितनी हो जाएगी? 2,03,576 करोड़। ठीक है, 2,03,000। और ये वृद्धि दर कितनी रहेगी स्थिर मूल्यों पे? ये बताया गया 6.32% और 15.02%। आपने देखा होगा ये जो ग्रोथ है वो कम है। ठीक है, ग्रोथ कम होने का कारण है कि एक तो विश्व में जो वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है या यूक्रेन रशिया का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं भारत पे होगा, और भारत पे होगा तो अवश्य राजस्थान पे होगा। अभी जो आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक के जो डाटा है उसमें भारत को एक ब्राइट स्पॉट और फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है वो दर्शाया गया है कि भारत 6% के करीब है वो ग्रोथ करेगी। जबकि जो विकसित या विकासशील देशों में है भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होगी। और ब्रिटेन जिसने 200 साल तक आधिपत्य किया है उसकी सबसे कम है विकसित देशों में है, उसकी ग्रोथ रेट रहेगी। कितनी ग्रोथ रेट रहेगी उसकी? लगभग 0.3% के आसपास। और हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है उसकी 0.5% के आसपास रहेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट है वो कितनी अच्छी रहेगी। ठीक है। अब औद्योगिक विकास में जो है क्या, इसमें औद्योगिक विकास में राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना परसेंट है औद्योगिक विकास में योगदान? हम इसके सेक्टर वाइज देखेंगे कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग है उसका कितना परसेंट योगदान है, या निर्माण क्षेत्र है उसका कितना परसेंट है वो योगदान है। तो अगली साल हमने पढ़ा था कि प्रचलित मूल्यों पे 3,58,000, ठीक है, करोड़ रहेगा। उसमें यह बताया गया विनिर्माण क्षेत्र है, यह आपको डाटा याद रखना है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औद्योगिक इंडस्ट्री में कौन से उप क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कितना? 32%। ठीक है, ये परसेंटेज भले आप याद रखो या नहीं रखो, इनका क्रम जरूर याद रखें। खनन एवं जो माइनिंग है,
क्योंकि जो राजस्थान है, आपने सुना होगा कि देश में यहाँ पे दूसरे झारखंड के बाद सर्वाधिक खनिज है वो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 82 प्रकार के, जो आगे हम देखेंगे कौन कौन से खनन है वो कहाँ कहाँ पे होता है। और विद्युत एवं गैस एवं जल आपूर्ति, ठीक है, इनका योगदान है 13%, ठीक है, 13.5% आप मान सकते हो। तो ओवरऑल देखें तो विनिर्माण क्षेत्र है, ठीक है, विनिर्माण के बाद निर्माण क्षेत्र है, फिर खनन है, खनन के बाद में सबसे ज्यादा जो सबसे कम है वो विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति जो संबंधी सेवाएं हैं उनका है। पिछली बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, आईआईपी के घटक बताने थे, मेंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। आईआईपी क्या होता है? ठीक है, आईआईपी होता है कि एक मतलब एक मंथ, ये मासिक आधार पे निकाला जाता है, ठीक है, मासिक आधार पे निकाला जाता है। इसमें देखा जाता है कि भाई कितना है मंथ में है वो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन क्या रहा, ठीक है, एक मंथ में, और कौन कौन से सेक्टर है वो, कौन कौन से सेक्टरों का कितना योगदान। इसमें 8 कोर सर्विस सेक्टर माने जाते हैं, 8 कोर सेक्टर, जिसमें पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, रिफाइनरी हो गया, ठीक है, ये 8 कोर सर्विस सेक्टर, ठीक है, आईआईपी के कोर घटक लिखने थे ये भाई है। आईआईपी के घटक लिखने थे, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई मेंस में, ठीक है। और आईआईपी का आपको प्री के हिसाब से ध्यान रखना है कि आधार वर्ष क्या माना जाता है। तो आईआईपी का हम जो आधार वर्ष मानते हैं वो कितना, 2011-12, ठीक है, और इसका मासिक आधार पे संकलन किया जाता है कि भाई इसमें ये देखा जाता है कि हमारा प्रोडक्शन है वो क्या पिछले मंथ से बढ़ा है या घटा है, कौन कौन से इफेक्ट से बढ़ा है या कौन से इफेक्ट से कम हुआ है, वो सब इसमें देखा जाता है। फिर जो हमारी जो सरकार है, इन्होंने एक एमएसएमई नीति घोषित की थी, ठीक है, एमएसएमई नीति घोषित की थी। भाई एमएसएमई है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, कोई भी अर्थव्यवस्था है उसका क्या माना जाता है, आधारभूत रीढ़ माना जाता है। क्योंकि राजस्थान जो इंडिया में एमएसएमई सेक्टर में लगभग ये बताया जाता है कि 10 करोड़ के आसपास लोग हैं वो एमएसएमई सेक्टर से रोजगार मिल रहा है, ठीक है, 10 करोड़ लोग। तो राजस्थान में लगभग 10 से 15 लाख लोग हैं उनको एमएसएमई सेक्टर से। तो इसी को देखते हुए गहलोत सरकार ने 17 सितंबर, ठीक है, 2022 को एमएसएमई नई नीति घोषित की थी, और इसी दिन हस्तशिल्प नीति भी घोषित की गई थी, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एमएसएमई नीति का क्या उद्देश्य है भाई? जो सिंपल उद्देश्य है आप देख सकते हो, उद्योगों का विकास, ठीक है, उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो निवेश में प्रोत्साहन होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप इस प्रकार देख सकते हो, ठीक है। उद्योगों का विकास होगा, ठीक है, उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, और क्या होगा, निर्यात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और रोजगार और निर्यात बढ़ेगा तो गरीबी कम होगी, लोगों की आय है, यहाँ पे क्या होगा, आय बढ़ेगी लोगों की, ठीक है, और आय बढ़ेगी तो गरीबी कम होगी। तो ये एक कुछ चक्कर होता है, मतलब इस प्रकार का है, ये एक चक्कर होता है, साइकिल होता है, जिसमें औद्योगिक विकास होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और निर्यात बढ़ेगा, और औद्योगिक विकास के उत्पादन से क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, ठीक है, और निवेश और इन दोनों से क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, निर्यात से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से क्या होगा, आय बढ़ेगी, ठीक है, निर्यात और रोजगार बढ़ने से क्या होगा, आय बढ़ेगी, और आय बढ़ने से गरीबी कम होगी। तो इस प्रकार भाई कोई भी देश का औद्योगिक विकास है वो उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। आज देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान है उसमें, ठीक है, पाकिस्तान है उसके मतलब आर्थिक हालात खराब है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है वो कम ग्रो है,
मतलब इंडिया की तुलना में है, इसी कारण उसका आज ये हाल हुआ। और उसके बाद में जो आज़ाद हुआ बांग्लादेश, उसका आप देखोगे तो दक्षिणी एशिया में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से भी बांग्लादेश के अभी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने औद्योगिक विकास पे काम किया था, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या बताया गया है भाई, कि एक तो बताया गया है कि भाई, ठीक है, कि उद्योगों के लिए हमें भूमि और बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रदान करेंगे, ठीक है। और स्मार्ट इंडस्ट्री एरिया है वो डेवलप करेंगे। और एमएसएमई क्लस्टर होगा वो डेवलप। क्लस्टर्स ये होता है जैसे एक क्षेत्र डेवलप कर दिया, ठीक है, ये क्षेत्र हो गया कि कोई भी जैसे खनन क्षेत्र हो गया, खनन उद्योग से रिलेटेड हो गया, या कृषि उद्योग हो गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगी, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप हो जाएगी, तो एक क्लस्टर के रूप में काम करेगा, ठीक है। और इनकी एमएसएमई की सबसे बड़ी जो जो दुविधा रहती है कि जो इनके उत्पाद होते हैं, इनकी गुणवत्ता होती है वो एक्सपोर्ट लाइक होती है, वो कम होती है, तो इनको मूल्य होता है वो कम मिलता है। इसी को देखते हुए सरकार ने कहा कि आपके उत्पादों की गुणवत्ता, डिजाइन हो गया, ठीक है, पैकेजिंग हो गया, इसमें आपको है वो हम सहायता प्रोवाइड कराएंगे। और विपणन, विपणन क्योंकि इनकी ये होता है कि भाई बना भी लेते हैं, लेकिन इनके विपणन है मार्केटिंग सही ढंग से नहीं होने के कारण, ठीक है, इनको जो विपणन में प्रॉब्लम आती है, तो ये सरकार ने इनको है इस नीति में। और कहा कि आप निर्यात, ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन के लिए हम क्या करेंगे भाई, जो एमएसएमई के जो एमएसएमई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, उनको निर्यात जो जो अच्छा निर्यात करेंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। और हमने ये कहा कि भाई महिला, SC ST और निःशक्त जन उद्यमों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको है वो 1% है वो ज़्यादा रियायत दी जाएगी, मतलब अनुदान है, जैसे ब्याज का बाकी के ऊपर 4% लगता है, ठीक है, तो इनको 3% ही ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भाई 2021 मेंस पेपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, 5 मार्क्स मेंस का, कि एमएसएमई की नई परिभाषा, क्योंकि उस टाइम 2020 में है वो परिभाषा बदल दी गई थी, इसीलिए ये पूछा गया था। तो एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार जो निवेश है, ठीक है, सूक्ष्म में निवेश 1 करोड़, ठीक है, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़। पहले ये था कि सर्विस सेक्टर में इतना होना चाहिए, ठीक है, और औद्योगिक विकास में इतना होना चाहिए, ठीक है, औद्योगिक, तो उसके आधार पे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन। अब हमने कहा कि भाई निवेश इतना हो और आपका है वो कारोबार का टर्नओवर इतना हो, तो ये आप देखोगे। फिर यहाँ पे जो है लघु के लिए 10 करोड़ और 50 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़, यहाँ पे है 50 करोड़ और 250 करोड़, तो ये 5 से मल्टीप्लाई है। आप सिंपल सा याद कीजिए कि जो सूक्ष्म है उसमें 1 करोड़ है वो इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 5 करोड़ है, और ये 10 से, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई है आप देखोगे तो, ठीक है, फिर ये 5 से मल्टीप्लाई है, ठीक है। और लघु है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसमें 10 करोड़ उनमें निवेश होना चाहिए, और 50 करोड़ उनका टर्नओवर होना चाहिए साल भर का, और 50 करोड़ से 250 करोड़ है वो एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए। अभी जो राज्य सरकार ने ये किया है कि एमएसएमई पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया। कब किया गया, 1 जुलाई 2020 को। कौन सा, ठीक है, उद्यम रजिस्टर government.in, यहाँ पे जाके आप अपनी एमएसएमई इंडस्ट्री है उसको, एमएसएमई इंडस्ट्री है उसका पंजीयन करा सकते हैं। और एक मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है भाई, ये जब गहलोत सरकार आई थी, ठीक है, जब ग्रहण करने के 1 साल बाद में, ठीक है, इन्होंने 13 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। इसमें कहा कि आप वर्तमान उद्योग का विस्तार करें, ठीक है, एक इकाई लगा रखिए, दूसरी इकाई लगाएं या मशीन, ठीक है, या उनका आधुनिकीकरण करें, ठीक है, या परिवर्तन करें, तो वित्तीय संस्थानों के माध्यम से आप 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध है। यदि 25 लाख तक का आप ऋण लेते हो तो 8% ब्याज पे अनुदान है वो सरकार भुगतान करेगी, ठीक है, 8% की दर से ब्याज का अनुदान है
अनुदान है भाई, ये अनुक्रम नहीं है। अनुदान का देय है वो यदि 25 लाख से ज़्यादा होता है और 5 करोड़ तक है, तो ब्याज का जो ब्याज पे अनुदान है वो आपको सरकार द्वारा है, वो 6% ब्याज का अनुदान है वो सरकार द्वारा दे होगा। और 10 करोड़ तक है तो 5% है वो ब्याज अनुदान है, वो गवर्नमेंट द्वारा आपको सहायता के रूप में है, वो दिया जाएगा। अब हम देखते हैं भाई राजस्थान में जो निर्यात की क्या स्थिति है। ठीक है, राजस्थान में निर्यात की स्थिति में देखेंगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा है वो निर्यात किसका किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा अभियांत्रिकी में, ठीक है, इंडस्ट्री में। और 2021-22 में, ठीक है, 21-22 में कितना हुआ, 71,999 करोड़, ठीक है, 72,000 करोड़। और इस बार हमने टारगेट रखा है कितना भाई, इस बार हमने जो टारगेट रखा है वो टारगेट रखा है 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़ का इस बार हमने है वो टारगेट रखा है भाई, टारगेट रखा है, ठीक है, इस साल 1 लाख करोड़ का टारगेट रखा है। तो इंडस्ट्री है ये फर्स्ट नंबर पे है, कितना है, 11,000, ठीक है, 11,996 करोड़। आपको 5 क्रम है इनिशियल के ध्यान रखने हैं और 5 ही है वो लास्ट के आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं तो कपड़ा उद्योग, उसके बाद में कपड़ा उद्योग है, ठीक है, कपड़ा उद्योग के बाद में हम देखते हैं तो हस्तशिल्प, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, इसीलिए राजस्थान सरकार ने हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी है वो लाई गई थी, ठीक है, थर्ड नंबर पे है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है थर्ड नंबर पे। और आप फोर्थ नंबर पे देखेंगे तो फोर्थ नंबर पे है रसायन एवं उससे संबंधित उद्योग, ठीक है, रसायन एवं उससे संबंधित उद्योग, ठीक है, रसायन एवं उससे संबंधित उद्योग। और फिफ्थ नंबर पे आप देखेंगे तो थर्ड नंबर पे धातु, और भाई फोर्थ नंबर पे है हस्तशिल्प, और फिफ्थ नंबर पे है रसायन एवं उससे संबंधित उद्योग। तो एक बार है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या है भाई, फर्स्ट नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे अभियांत्रिकी, ठीक है, सेकंड नंबर पे है कपड़ा, हम सबसे ज्यादा जो निर्यात करते हैं। थर्ड नंबर पे है धातु, फोर्थ नंबर पे है हस्तशिल्प, इसी को देखते हुए भी हस्तशिल्प निर्देशालय है वो जोधपुर में खोला गया, ठीक है। और पांचवें नंबर पे है रासायन एवं उससे संबंधित उद्योग, एवं संबंधित उद्योग, ये आप ध्यान में रखें भाई, ठीक है। और सबसे कम वाले हैं वो तीन आप है वो ध्यान में रख लें, सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है भाई ऊन एवं कपड़े में, ऊनी कपड़े में सबसे कम होता है, ठीक है। ऊनी कपड़े के बाद में हम देखेंगे तो उससे कम होता है जो चमड़ा एवं चर्म उत्पाद है, ठीक है, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद है। और उसके बाद में देखेंगे तो हम देखेंगे जो कालीन होते हैं, तो हम देखते हैं सबसे कम होता है, ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम ऊन एवं ऊनी उत्पाद, क्योंकि आपसे वहां पे ये 4-5 देख के और आपसे क्रम पूछ लेंगे। ऊनी उत्पाद, चर्म एवं चमड़ा उत्पाद, ठीक है।
और कालीन, ये बढ़ता हुआ है भाई। ठीक है, ये सबसे कम तो 5 जो निर्यात वस्तुएं हैं उसमें देखते हैं तो इंजीनियरिंग की वस्तु, ठीक है, हमने ये देख लिया था। इंजीनियरिंग की वस्तु, कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग, हस्तशिल्प और रासायनिक संबंध, और इनका कितना होता है 60% से भी अधिक योगदान रहता है। और हमारा कितना निर्यात होता है 71,999 करोड़। ठीक है भाई। और सबसे जो कम होता है ऊन एवं ऊनी उत्पाद, चमड़ा एवं चर्म उत्पाद और कालीन उत्पाद। ये भैया मिशन निर्यातक बनो 2021 प्री में क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कब चालू किया गया, 29 जुलाई 2021 को। ठीक है, इसमें ये कहा गया कि जो विभिन्न जिलों को है, यहाँ पे हम जो मोदी सरकार है उसका भाई इंडस्ट्री है उस पे उसके है, जैसे हर कोई भी गवर्नमेंट होती है, एनडीए का ये रहता है कि भाई इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाए। क्यों, और जो है यूपीए या कांग्रेस गवर्नमेंट का ये रहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, और गरीबी का कैसे निवारण हो। ठीक है, तो इसमें यह था कि इसके अंतर्गत है विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को है स्थापित करके उनको निर्यातक बनाना। और इसमें राजस्थान में लक्ष्य रखा गया कितना 23,000 निर्यातक नए बनाने, 22,731 निर्यातक बनाना। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि जो निर्यात में भाई आप यहाँ से सीधा एक्सपोर्ट कर सको, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या है बाहर फैसिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किस प्रकार डॉक्यूमेंटेशन करके किस प्रकार डॉक्यूमेंटेशन करके आप एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हो। क्योंकि भाई है इंडिया में या कई जगह रूरल एरिया होते हैं, रूरल जो विशेष जो मतलब है मेट्रो सिटी ने होके टायर 3 सिटी या टायर 4 सिटी होते हैं, उसके अंतर्गत ये देखा जाता है कि भाई वो बनाते तो चीज़ें बढ़िया लेकिन उनको निर्यात नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको जो है डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। उसी के लिए है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, एक भाई गवर्नमेंट ने है, ठीक है, एक ये किया कि फैसिलिटेशन एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई फैसिलिटेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट और ऑपरेशन, क्या आप आइए हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री को है वो स्थापित कीजिए और ऑपरेशन है वो उसको चालू कीजिए। उसके तहत आपको ये किया जाएगा, अभी नए नियम पहले तो 5 साल का दिया जाता, 3 साल का दिया जाता था। ठीक है, ये 7 जुलाई 2019 से जब गहलोत सरकार के बनने के एक मतलब 6 महीने बाद में ये है वो एक्ट लाया गया। इसके अंतर्गत ये कहा गया आप यहाँ पे इंडस्ट्री राजस्थान में इस्टेब्लिश कीजिए और आपको 3 साल तक है वो कोई भी मतलब है श्रम कानून हो गए या कोई भी जो इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के लिए है आपका कोई भी निरीक्षण नहीं करेंगे। ठीक है, छूट दी गई थी। अब पहले 3 साल थी, अब बढ़ा के इसको 5 साल कर दिया गया। ठीक है, और राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गहलोत सरकार ने निर्यात पुरस्कार योजना है वो लागू की गई थी। ठीक है, 2019 में लागू की गई। इसमें यह कहा गया कि निर्यात उत्कृष्ट निर्यात करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। कितनी श्रेणियों में 15 श्रेणियों में 32 प्रकार के, ठीक है, 32 प्रकार के पुरस्कार दिए जाएंगे और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, लाइफ टाइम अचीवमेंट रत्न पुरस्कार है वो प्रदान किया जाएगा। पर भाई राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए जो गहलोत सरकार है उसने 8 नवंबर को एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रमोशन काउंसिल का गठन किया। ठीक है, क्या गठन किया था, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोशन कैसे करेंगे, सन काउंसिल का गठन किया, काउंसिल का गठन किया। फिर क्या कि एक्सपोर्ट, ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सपोर्ट तो प्रमोशन तो कर रहे हैं लेकिन उसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ना भाई, कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन किया। कोऑर्डिनेशन
भाई फिर मोदी जी ने वन जिला वन उत्पाद, आप रेलवे स्टेशन पर कहीं पे भी जाइए और वहाँ पे आप देखिए कि वन जिला वन उत्पाद, जैसे जयपुर में सांगानेरी प्रिंट है, ठीक है, हमारे नागौर में है मार्बल या मेथी का आपको दिखेगा, ठीक है। ये इसमें ये किया गया कि एक जिले में एक निर्यात के रूप में जो उत्पाद की पहचान करके उसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए है, सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया जाएगा, क्योंकि हर जिले की अपनी अपनी जोग्राफिकल या अपनी अपनी खासियत होती है, ठीक है, उसको पहचान कर और उनको प्रमोशंस करना, ठीक है। इसमें था कि प्रत्येक जिले में निर्यात की क्षमता वाले उत्पाद, ठीक है भाई, उत्पाद और सेवा दोनों, ठीक है, उत्पाद एवं सेवाओं की पहचान करना, ठीक है, और उनको बढ़ावा देना, और एक निर्यात केंद्र है वो खोले जाएंगे, और इनकी है वो भारत सरकार है, वो डायरेक्ट भारत सरकार का जो सचिव है वो कलेक्टरों के थ्रू है, कलेक्टरों के थ्रू है, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें हमने ये जो शायद विकास सर का आपको है वो वीडियो मिल जाएगा, उसमें इन्होंने बता रखा है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। अजमेर में क्या है भाई, ग्रेनाइट है, ठीक है, अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट है, और बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न, ठीक है, और बारह का क्या भाई, सोयाबीन, ठीक है, बाड़मेर में इसबगोल, ठीक है, और भरतपुर में क्या होता है भाई, भरतपुर में है वो सेवर में क्या है, सरसों अनुसंधान केंद्र, इसलिए तेल और सरसों में है, सरसों पालन के, सरसों के साथ साथ क्या किया जा सकता है, मधुमक्खी पालन, आपने देखा होगा सरसों के खेत में मधुमक्खियां खूब रहती हुई। भीलवाड़ा में क्या, रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, और बीकानेर में क्या है, सिरेमिक, बूंदी में चावल, चित्तौड़ में भाई ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपको काफी जगह देखने को मिलेगा, और चूरू में वुड प्रोडक्ट्स, ठीक है, और दौसा में भाई स्टोन से संबंधित आर्टिकल है, ठीक है, और धौलपुर में मिल्क पाउडर रखा गया, ठीक है, डूंगरपुर में फिर ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से रिलेटेड जो, और गंगानगर में क्या होता है भाई, गम, तो गम पाउडर है वो गंगानगर में, गम पाउडर, और गंवार गम है वो हनुमानगढ़ में रखा गया। जयपुर में भाई ब्लू पोट्री और जेमरी क्या ज्वेलरी जेम्स, और जैसलमेर में कौन सा मार्बल निकलता भाई, येलो मार्बल, तो जैसलमेर के अंदर है वो येलो मार्बल आपको देखने को मिलेगा। जैसलमेर में क्या है, जैसलमेर में आपको है वो येलो मार्बल देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में आप जालोर है, ठीक है, जालोर का देखेंगे तो जालोर में देखेंगे मसाला और मोजड़ी जूती, भीनमाल की जूती जो प्रसिद्ध है ना, उसी के आधार पे है, ठीक है। तो झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, इसलिए झालावाड़ में क्या, संतरा, ठीक है, और झुंझुनू में वो आपस वुड प्रोडक्ट पहले कहाँ थे, चूरू में थे, ठीक है। जोधपुर में फर्नीचर एवं हस्तशिल्प, ठीक है, फर्नीचर एवं हस्तशिल्प है भाई, ठीक है। और करौली में कौन कौन से, सिलिका सैंड, ठीक है, करौली में सिलिका सैंड है। और कोटा में कौन सा है, कोटा डोरिया, कोटा में कोटा डोरिया है वो फेमस है भाई। और जो हमारे नागौर में है वो ग्रेनाइट या मकराना मार्बल। पाली में क्या, सोजत, जिसको हाल ही में जीआई टैग मिला है भाई। राजस्थान और राजसमंद में क्या भाई, टेराकोटा है। 2021 का जो 2018 मेंस का क्वेश्चन था भाई, मोलेला कला, वो टेराकोटा से रिलेटेड था भाई। सवाई माधोपुर में क्या होता है, टूरिज्म, क्योंकि आपने देखा होगा रणथंभौर बाग है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में, ठीक है। उसके बाद में जो सिरोही है वहाँ पे क्या, फर्नीचर, जो साइलम हस्क, ठीक है, और फर्नीचर है वो सिक्कर में भाई। शेखावटी बेल्ट में हमेशा फर्नीचर ही मिलेगा आपको, ठीक है। और टोंक में क्या, सैंड स्टोन, ठीक है। उदयपुर में ग्रेनाइट है, और प्रतापगढ़ में लहसुन और थेवा कला है, लहसुन एवं थेवा कला है, लहसुन एवं थेवा कला है। अब भाई हम देखेंगे कि राजस्थान में है वो, ठीक है, उद्योग और औद्योगिक विकास का जो प्रशासनिक है वो क्या क्या है, तो जिला उद्योग कितने हैं, 36 है, ठीक है भाई। 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, 2016 में, ठीक है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, उप केंद्र कितने भाई, 8 हैं। 36 इसलिए 33 जिले हैं भाई, एक जयपुर में एक्स्ट्रा, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर, कोटा ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर सिटी, इस प्रकार ये है वो 8 मिल जाएंगे। भिवाड़ी अलग से है, ठीक है। और सूक्ष्म एवं लघु
ठीक है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद है, ये राज्य स्तर पे 2 है, और 8 है वो संभाग स्तर पे है। 8 है वो संभाग स्तर पे है, 8 है वो संभाग स्तर पे। ठीक है, और सभी जिलों में एमएसएमई फैसिलिटी सुविधा केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, अब भाई एक केंद्र सरकार का योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसके तहत होता है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक सेवाएं और विकास की गतिविधि को बढ़ावा देके रोजगार है प्रोवाइड करना। भाई ये लास्ट पिछली साल है वो सरकार ने घोषित की गई थी, क्या, सीएम लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसमें ये होता है कि 1 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित की गई थी। इसमें पात्रता कौन है, राजस्थान का निवासी एवं 18 से 45 साल का रोजगार वाला ही हुआ। इसमें क्या किया जाता है कि 15 लाख तक आप है वो लोडिंग वाहन खरीदते हो तो उस पे आपको कम से कम 60,000, ठीक है, ठीक है, 60,000 रुपये है, 60,000 या, ठीक है, 60,000 रुपये है उसका अनुदान है वो दिया जाएगा। ये अनुदान किसको दिया जाएगा, आपको नहीं भाई, जो जिस कंपनी से आप वाहन ले रहे हो उसको है वो दिया जाएगा। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन, SC ST वर्ग में है गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, इसमें यह होता है कि पहले उसमें जो 25 लाख में 8% तक का ऋण दिया जाता था, इसमें 1% एक्स्ट्रा दिया जाएगा, 9% हो गया भाई। और 5 करोड़ तक पहले 6% दिया जाता था, तो इसमें 7% है। और उद्यमों के लिए उसमें 5% था, तो इसमें 6% है भाई। तो इस प्रकार है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी दलित, ठीक है, उद्यम प्रोत्साहन योजना है वो चलाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे है कि उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग है। फिर राजस्थान में औद्योगिक विकास नीति है वो कब से प्रारंभ की गई, 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। भाई ये रिप्स योजना है। ठीक है, 2021 मेंस 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, मेंस 5 नंबर का क्वेश्चन था, रिप्स के बारे में लिखना था। अभी हाल फिलहाल में जब इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था, तो उसमें रिप्स है, उसमें रिप्स की घोषणा की गई थी भाई। ठीक है, और पहले जो रिप्स है, रिप्स का नाम है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना भाई, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। तो ये 2022 अभी है, 7 अक्टूबर को घोषित की गई थी। ठीक है, इसका है कि विनिर्माण और सेवा सेक्टर में कितनी 15% वार्षिक वृद्धि दर हो। और राजस्थान का कैसा भाई, संतुलित और समावेशी विकास। संतुलित कैसे कि ऐसा नहीं है कि भाई जयपुर है और जयपुर के आसपास या कोटा या जोधपुर जो बड़ी सिटी के आसपास विकास करना है, हमें जयपुर भी विकास करना है, साथ ही में गंगानगर या बांसवाड़ा का दूरस्थ क्षेत्र हो गया या धौलपुर का दूरस्थ क्षेत्र, वहां पे भी बराबर विकास करना। और 10 लाख व्यक्तियों को क्या करना, रोजगार प्रोवाइड कराना। इसीलिए गहलोत जी क्या लगा रहे हैं भाई, उद्योग मेले लगा रहे हैं। ठीक है, रोजगार मेले। ठीक है, आपने देखा होगा गहलोत जी है वो रोजगार मेले और इसमें क्या कहा गया, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन देना।
ठीक है, और रेन्यूएबल वैकल्पिक ऊर्जा या रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोत्साहन देना, और चिकित्सा उपकरण के नवीन सेक्टर को प्रोत्साहन देना। भाई चिकित्सा सेक्टर में भी राजस्थान है को एक मॉडल स्टेट के रूप में उभारना। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था उसमें 10.5 लाख करोड़ के MUA या लेटर ऑफ इंडेक्ट है वो साइन किए गए थे, जिसमें से 8 लाख करोड़ के है रेन्यूएबल सेक्टर में, 26,000 करोड़ जो सेकंड नंबर का सेक्टर है वो हमारा चिकित्सा सेक्टर है, फिर टूरिज्म सेक्टर है वो था, और फिर खनन सेक्टर। ठीक है, 25,000 करोड़ के करीब। और पर्यावरण संरक्षण के ऐसा नहीं है भाई चाइना की तरह हमें पर्यावरण को डिग्रेडेशन करना है, नहीं भाई, पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी प्रोत्साहन करना। इसमें ये कहा गया कि भाई जो 8 सेक्टर है, 8 योजनाएं हैं, जैसे विनिर्माण हो गया, सेवाएं हो गई, सनराइज क्षेत्र। सनराइज क्षेत्र होते हैं जब भाई जो उभरते हुए क्षेत्र होते हैं, जैसे अभी सनराइज सेक्टर में IT सेक्टर हो गए या रेन्यूएबल एनर्जी मार्केट हो गया। ठीक है, ये सनराइज सेक्टर है। ठीक है, या स्टार्टअप एवं लॉजिस्टिक जो भारत ने अभी लॉजिस्टिक नीति है वो जारी की गई थी, उसमें हमने टारगेट रखा कि जो विश्व की जो लॉजिस्टिक में है, जो लॉजिस्टिक अपन के निर्यात या जो कोई भी उत्पाद में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है उसको हमें कितना करना है, 8 से 10%। अभी भारत में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कितनी हो रही भाई, लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14 से 16% के करीब। लॉजिस्टिक क्या होता है, किसी उत्पाद को फैक्ट्री से बनाने के बाद में निर्यात तक पहुंचाने, मतलब जो है उसका उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी सर्विस होती है, कि उसका पैकेजिंग हो गया, ठीक है, उसका माल भाड़ा हो गया, या उसको वेयर हाउसिंग में रखाना, वो सब कुछ किस में आता है भाई, ठीक है, किस में आता है, लॉजिस्टिक में। ठीक है, और फिर है कि जो है हमें कोल्ड स्टोरेज है, इनकी आपूर्ति श्रृंखला, और R&D में विकास। ठीक है, और ऊर्जा संयंत्र वगैरह। ठीक है, और इसमें ये किया गया था वही जो थ्रस्ट सेक्टर है, राजस्थान में थ्रस्ट सेक्टर में कौन कौन से, रेन्यूएबल एनर्जी हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, पिछड़े क्षेत्र और SC ST और महिलाओं को अतिरिक्त परिलाभ हमने देखा था कि कौन सा, डॉक्टर भीमराव उद्यम प्रोत्साहन योजना है वो चलाई जा रही है। ठीक है, उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इसमें यह कहा गया कि विनिर्माण और सेवा सेक्टर में यदि आप 50 करोड़ से अधिक निवेश करते हो तो उसमें प्रोत्साहन पैकेज है। क्या क्या है उसमें, यह है कि आपको परिसंपत्ति जो है, परिसंपत्ति मतलब फैक्ट्री या फैक्ट्री का जो निर्माण में है को निवेश सब्सिडी के रूप में SGST की परिपूर्ति। ठीक है, SGST की परिपूर्ति। और इसमें क्या क्या छूट दिया गया आपको, विद्युत शुल्क में छूट दिया जाएगा, मंडी शुल्क में और भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट दिया जाएगा। और जो आप भूमि खरीदोगे, ठीक है, उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसमें भी आपको कितने % की छूट दी जाएगी भाई, स्टाम्प ड्यूटी में 75% की, और 25% की राशि है पुनः भरण किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS है, ठीक है, 2019, ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी RIPS 2022 घोषित कर दी गई। तो इसमें था कि 7 दिसंबर 2019 तक, 17 दिसंबर 2019 को घोषित की गई थी। ठीक है, घोषित की गई थी। और इसमें टैक्स है SGST में आपके 7 वर्षों तक पुनः भरण, और कौन कौन से, मंडी शुल्क, विद्युत शुल्क, स्टाम्प शुल्क, और SC ST और भीमराव अम्बेडकर के तहत है वो विशेष पैकेज दिया जाएगा भाई, विशेष पैकेज दिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका अभ्युदय क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हैं वो औद्योगिक विकास है, इकोनॉमिक रिव्यू का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज हम उसका दूसरा लेक्चर है उसमें देखेंगे कि आगे है वो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने RIPS योजना है यहाँ तक प्रीवियस क्लास में है वो पढ़ लिया था। तो उसके बाद में हम देखेंगे कि जो एक आपने CSIR टर्म सुना होगा कि कॉर्पोरेट सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड
कंपनी एक्ट 2013, इसके अंतर्गत धारा 135 के अनुसार जिन कंपनियों की कुल वार्षिक संपत्ति 500 करोड़ या उनका टर्नओवर है वो 1000 करोड़, ठीक है, या किसी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक लाभ होने पर कितना, या तो उनका टर्नओवर 1000 करोड़, ठीक है, या परिसंपत्ति 500 करोड़, ठीक है, या लाभ है वो 25 करोड़। सीएसआईआर, सीएसआईआर की डेफिनेशन है, सीएसआईआर 2013 है, उसके 135 धारा में डेफिनेशन दी गई है कि कोई भी कंपनी है उसका टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर है वो 1000 करोड़, 1000 करोड़, ठीक है, टर्नओवर है वो 1000 करोड़, और टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से अधिक हो, ठीक है, और उसकी परिसंपत्ति है वो 500 करोड़ से ऊपर, परिसंपत्ति है वो 500 करोड़ से ऊपर हो, 500 करोड़ से ज्यादा, और किसी वित्तीय वर्ष में लाभ है वो 25 करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा हो, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन, ठीक है, तो उसको अपने लाभ का 2% है वो सीएसआईआर के रूप में उसको है सामाजिक दायित्व निभाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। सामाजिक दायित्व निभाने के लिए शुद्ध लाभ है शुद्ध लाभ का उसको कितना परसेंट, शुद्ध लाभ का 2% है वो, शुद्ध लाभ का 2%, ठीक है, 2% वर्णित गतिविधियों में खर्च करना पड़ेगा। जैसे आप जैसे एजुकेशन में खर्च कर सकते हो, या एल्डर्स जो वृद्ध होम है उनमें खर्च कर सकते हो, या नारी निकेतन में खर्च कर सकते। पहले क्या करते थे, ये अभी जो मोदी गवर्नमेंट है ये इन्होंने किया था, पहले क्या करते थे, कंपनी वाले अपने एम्प्लॉयर पे खर्च कर देते थे और उसी में ही सीएसआईआर दिखा देते थे, या अपनी ट्रस्ट है उसमें खर्च करके सीएसआईआर का फंड दिखाते थे। लेकिन भाई जब सरकार आई, मोदी सरकार ने देखा कि इस प्रकार खर्च हो रहा है, जो सीएसआईआर का जो मेन लक्ष्य था उससे कहीं ना कहीं ये भटक रहे हैं। भाई ये इसलिए लाया गया था क्योंकि भाई कोई भी कंपनी होती है वो उसका जो बिजनेस होता है उसमें जो है वो समाज का अहम योगदान देता है, इसीलिए। और राज्य में अभी तक है कितने इस सीएसआईआर जो है इसमें कितने कॉर्पोरेट, 117 कॉर्पोरेट है, ठीक है, 21 राज्य के विभाग है, 21 राज्य के विभाग द्वारा, ठीक है, 220 एजेंसियों द्वारा, ठीक है, इस पे पोर्टल पे है वो पंजीयन कराया गया था। और सीएसआईआर है वो अथॉरिटी का गठन किया गया था 5 नवंबर 2019 को, ठीक है, 5 नवंबर 2019 को, 5 नवंबर 2019 को। अब भाई एक ये आपको 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, बीआईपी, ठीक है, 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, ठीक है, इसकी स्थापना है वो 1991 में हुई, 1991 में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि राज्य सरकार और निवेशकों के मध्य जो मुद्दे हैं उनका समाधान, त्वरित समाधान और निवारण करने हेतु जिनकी 10 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव है, ठीक है, निवेश प्रस्ताव के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एम्पावर कमेटी का गठन है, एम्पावर कमेटी का गठन किया। वहां से जो समिति है वो सिफारिश करती है, वो ब्यूरो ऑफ प्रमोशंस के पास आते हैं। अर्थात आप समझिए कोई भी भाई इन्वेस्टमेंट है वो राजस्थान में कोई भी आप 10 करोड़ से अधिक है वो फैक्ट्री खोलना चाहते हो, 10 करोड़ से अधिक की इंडस्ट्री है वो लगाना चाहते हो, तो ये मुख्य सचिव के पास जाएगा। मुख्य सचिव के बाद में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जाएगा, ठीक है। अब एक इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम है वो किया गया था, इन्वेस्टमेंट कनेक्ट प्रोग्राम। इसके तहत ये था कि भाई आप राजस्थान में आइए, जो निवेशक है उनसे है राजस्थान सरकार ने वो संवाद स्थापित किया गया था, किस से, इंडस्ट्रियलिस्ट से और राजस्थान सरकार के मध्य। इसमें यह किया गया था कि भाई राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है जो मुख्य भारत के औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियलिस्ट सिटी है या विदेश में है, वहाँ जाते सेमिनार करते या उनसे बातचीत करते। तो इसमें कौन कौन से, जयपुर, दिल्ली, बड़ोदरा और अलवर, अहमदाबाद में गए थे भाई, ठीक है। और ये आप ध्यान में रखना भाई, इस बार
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2013 में जो है उस टाइम में भी वही इन्वेस्टमेंट सबमिट हुआ था, उससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। और ये प्रीलिम्स में भी इसकी डेट पूछी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट राजस्थान समिट, ये कहाँ पे हुआ था? 7 और 8 को जयपुर में आयोजन किया गया था। जयपुर में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें कितने 10.44 लाख करोड़ है उसके एमयू पे हस्ताक्षर किए गए थे, और 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान रत्न है वो किसको? RM लोढ़ा, ठीक है। राजस्थान रत्न है वो किस किस को दिया गया था? RM लोढ़ा, ठीक है भाई। 2 जस्टिस थे, RM लोढ़ा और दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी, ये भाई दोनों ही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के है, वो रिटायर्ड जस्टिस थे। ये चीफ जस्टिस थे और ये जस्टिस थे, और ये अभी CJI ये है इंटरनेशनल कोर्ट में अभी है, वो जज नियुक्त किए गए हैं दूसरी बार, ठीक है। ये 2 जज हैं, और भाई 2 इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कौन कौन से? एक अनिल अग्रवाल है, अनिल अग्रवाल, और एक लक्ष्मी निवास मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल है, लक्ष्मी निवास मित्तल है, ठीक है। और निजाम काफ है, 2 भाई है, निजाम काफ, ठीक है। 2 संगीतकार है, 2 इंडस्ट्रियलिस्ट है, 2 जज है भाई, ठीक है। निजाम काफ और केसी मालू, जो भाई वीणा संगीत आता है, केसी मालू, ठीक है, केसी मालू और निजाम काफ, ठीक है। तो इन 6 जनों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था भाई। ये बीच में जब गहलोत सरकार है 2013 में इसको लागू किया गया था, उसके बाद में ये प्रीलिम्स में भाई 6 के नाम पूछे जा सकते हैं, इसमें से किसको राजस्थान रत्न प्राप्त नहीं हुआ या किसको राजस्थान रत्न है वो प्राप्त हुआ। एक है भाई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में क्या किया गया था कि भाई आप है ये 100 टाइप में आप यहाँ आवेदन कीजिए, ठीक है। यहीं से आपको विभिन्न जो विभाग है, जैसे पहले आपको पर्यावरण विभाग से, माइनिंग विभाग से, ठीक है, अलग अलग वन विभाग से आपको अलग अलग है वो लाइसेंस लेने पड़ते थे, लेकिन आप यहाँ जमा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको विभिन्न लाइसेंसों की अनुमति एवं अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। और अभी इसमें सिंगल विंडो सिस्टम में 15 विभागों की 140 से अधिक सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती है भाई। राजस्थान में लगभग 70 से ज्यादा विभाग है भाई। अभी हाल ही में कौन सा विभाग का गठन किया गया था? अहिंसा विभाग का। तो देश में प्रथम विभाग है, प्रथम स्टेट है राजस्थान जहाँ पे अहिंसा विभाग का गठन किया गया था। एक भाई वन स्टॉप शॉप प्रणाली, इसमें यह है कि जो आपको सिंगल विंडो सिस्टम से जो आएंगे, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम से जो निवेश आएंगे उनको अनुमोदन और स्वीकृति प्रदान करने के लिए समयबद्ध तरीके से वन स्टॉप शॉप प्रणाली की है वो स्थापना किसमें की गई? ब्यूरो ऑफ प्रमोशंस में, ठीक है। और वन स्टॉप शॉप के तहत माननीय जो सीएम है उनकी अध्यक्षता में, ठीक है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसके अध्यक्ष कौन है? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन है भाई? सीएम सर, जो गहलोत जी या पदेन जो सीएम होता है वो है। अब भाई राजस्थान रीको, ठीक है, रीको की फुल फॉर्म होती है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई भाई? ये पूछा जा सकता है भाई प्रीलिम्स में। इसकी स्थापना है 1980 में हुई थी। और इसका मुख्य काम क्या होता है? मुख्य काम होता है कि लघु मध्यम, सूक्ष्म का नहीं है भाई, सूक्ष्म के लिए अलग संस्था गठित की गई, ठीक है। तो इसका है सूक्ष्म नहीं है। राजस्थान में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु मध्यम और वृहद उद्योगों को विकास के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भाई, प्लॉट काटना, वहां पे है बिजली का कनेक्शन, सड़कों का जाल बिछाना, ठीक है, पेयजल का या पानी की सुविधा, ठीक है। और उनको है वो विभिन्न प्रकार के निर्यात के लिए प्रशिक्षण देना, उनको बैंकिंग द्वारा
ऋण उपलब्ध कराना और उनको है भाई तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका है कि आधारभूत सुविधाएं, ये भाई 5 नंबर का पूछा जा सकता है कि रिको के बारे में लिखिए और रिको के कार्य लिखिए। तो रिको है लघु मध्यम और वृहद उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत सुविधा प्रदान करना। ठीक है, वित्तीय साक्षरता एवं तकनीकी प्रबंध, वित्तीय साक्षरता एवं तकनीकी प्रबंध और अनेक प्रकार की रियायतों को प्रोत्साहन दिया जाता है, अनेक प्रकार की रियायतों को प्रोत्साहन दिया जाता है। और इस रिको में है वो सावधिक ऋण, मतलब एक अवधि के लिए 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल के लिए है वो ऋण है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ऋण होते हैं वो प्रोवाइड किया जाता है। और रिको द्वारा विभिन्न जो एग्रो पार्क है, जैसे विभिन्न जो पार्क है उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, एग्रो पार्क कहाँ कहाँ पे है भाई? कोटा में है। ठीक है, कोटा में मसाला होता है इसलिए। अलवर है। ठीक है, अलवर में क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर है तो वहाँ से निर्यात की सुविधाएं अच्छी है, तो अलवर में। फिर उसके बाद में जोधपुर में है, और श्री गंगानगर में। और अभी भाई कोटा, अलवर, ठीक है, और अभी तिवरी में क्या खोला गया? तिवरी में ये खोला गया कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एवं फूड प्रोसेसिंग जोन खोला गया। कहाँ पे? तिवरी, जोधपुर। भाई तिवरी एक जगह है जहाँ पे मथानिया पास है, जहाँ पे लाल मिर्च वगैरह है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो वहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा खोला गया। अब भाई जापानी जोन, एक जोन बना दिया गया जापानी इकाइयों के लिए। ठीक है, इसमें जापान की विभिन्न इकाइयां हैं। ठीक है, ये नीमराणा क्षेत्र में और एक गिलोट क्षेत्र है अलवर में, वहाँ पे है भाई नीमराणा गिलोट क्षेत्र में। आपने पहले कुछ टाइम पहले अखबार में पढ़ा होगा कि एक जापानी जोन ऐसा है इसमें कि भाई एक है वो एक विशेष प्रकार की विशेषता पाई जाती है इसमें भाई। जो सफाई के लिए इसमें कर्मचारी से लेके जो कंपनी का मैनेजर होता है, एमडी तक, वो भी सफाई में हिस्सा लेते हैं भाई। ठीक है, ये जापानी कल्चर। सेज, ठीक है, निर्यात को बढ़ावा दिए जाने के लिए सेज की स्थापना की गई थी। तो सेज कहाँ कहाँ पे है भाई? जेम्स एंड ज्वेलरी का जयपुर सीतापुरा, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी पार्क। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में क्या है? इंडस्ट्री आधारित। और अलवर में क्या खोला गया भाई? कौशल प्रशिक्षण केंद्र है वो अलवर में खोला गया। और एक पंचभद्रा में है वो एकीकृत इंडस्ट्रियल सेक्टर खोला गया पंचभद्रा में। भाई एक इंडियन स्टोन मार्ट है वो आयोजित किया गया था। यहाँ पे राज्य में जो विभिन्न प्रकार के जो स्टोन है, स्टोन से संबंधित इंडस्ट्री है, उनके जो प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, और इसके लिए है इंडियन स्टोन मार्ट है वो कब? नवंबर में भाई, नवंबर में। पहले इन्वेस्टमेंट समिट, फिर इंडियन स्टोन मार्ट। ठीक है, ये जयपुर में आयोजित किया गया था। इसमें पत्थर व्यवसाय उद्यमों से देश भर में आए हुए यहाँ पे आर्टिस्ट, ठीक है, से सीधे संपर्क प्रदान करने का अवसर मिला है। और अपने अपने नवीन जो उन्होंने किए हैं, ठीक है, नवीन उत्पाद हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकते। अब भाई राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राजसिको की स्थापना कब हुई भाई? 3 जून 1961 को। राजसिको 3 जून 1961 को। ये किसके लिए? मेन है सूक्ष्म उद्योगों के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्या क्या करता है भाई? कारीगरों को पहले प्रशिक्षण देंगे, प्रशिक्षण देने के बाद में उनको कच्चा माल है वो उपलब्ध कराएंगे। और कच्चा माल के साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा? उनको वित्त देना पड़ेगा। वित्त के साथ साथ हम विपणन, मेले की सुविधा, विपणन के माध्यम से वो मेले की सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। और ये क्या करती है भाई? शुष्क बंदरगाह है, शुष्क बंदरगाह अर्थात वहां पे कंटेनर है वो रखे जाते हैं, फिर रेलवे के द्वारा है उन कंटेनरों को एक्सपोर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं शुष्क बंदरगाह। ठीक है, जहाँ पे पानी के बिना ही है वहां पे आप कभी देखिए बंदरगाह में तो जहाज के द्वारा है, बड़े बड़े कंटेनर है एक्सपोर्ट के। शुष्क बंदरगाह में रेलवे के द्वारा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है।
रेलवे के द्वारा है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो शुष्क बंदरगाह कहाँ कहाँ पे संचालित हो रहे हैं? जयपुर, जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में। जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में तो शुष्क बंदरगाह है जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में प्रस्तावित है। ठीक है, इसके द्वारा संचालित हो रहे हैं। और एयर कार्गो की स्थापना है भाई, जो हवाई जहाज से है, जो ऐसे, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए जो खराब जल्दी हो जाते हैं उनके लिए हवाई कार्गो सेंटर है वो जयपुर में। और नेक्स्ट ईयर भाई उदयपुर में हवाई कार्गो है, उसकी स्थापना जोधपुर। और एक राजस्थली विपणन केंद्र में, राजस्थली विपणन केंद्र जो राजस्थली प्रोडक्ट का नाम दिया, इनसे जो प्रोडक्ट है ये जो राज सिखों के जिन कारीगरों को प्रशिक्षण देते हैं उनके द्वारा राजस्थली नाम के प्रोडक्ट है वो बनाए जाते हैं। कौन से? राजस्थली प्रोडक्ट। ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है भाई राजस्थली। जैसे किसी का नाम हो गया निरमा साबुन, ठीक है, किसी का नाम हो गया ऑल आउट, तो उसी टाइप से राजस्थली है ये राज सिखों के प्रोडक्ट है। तो जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और कोलकाता में इनके विपणन केंद्र। एक है राजस्थान वित्त निगम, भाई इंडस्ट्री लगाने के लिए आप तकनीक वगैरह दे रहे हो, लेकिन तकनीक के साथ साथ है वो आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए इसकी राज वित्त निगम की स्थापना की गई। कब? 1955 में। ये नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों का विस्तारीकरण और नवीनीकरण के लिए 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ तक के ऋण है वो वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अब भाई राजस्थान हस्तशिल्प नीति है, ये भी 17 सितंबर 2022 को। और एमएसएमई नीति है वो भी 17 सितंबर 2022 को। इसमें कहा गया कि भाई हस्तशिल्प के सेक्टर का विकास करना, ठीक है, और विकास करना और उनके उत्पादों को क्या करना भाई? मार्केटिंग बेहतर करना, मार्केटिंग एवं निर्यात का प्रोत्साहन करना, ठीक है। और विलुप्त कुछ ऐसे हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं जो विलुप्त होने की कगार पे, तो उनका क्या करना भाई? पुनः उदार करना, ठीक है। और इसके माध्यम से क्या होगा? रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और प्रत्येक वर्ष से वो हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन करना, ठीक है। और राज्य स्तर पे है हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करना। और ब्याज पे 100% है प्रतिपूर्ति, ठीक है, प्रतिपूर्ति प्रदान करना, अर्थात ब्याज जो आपने बैंक को चुकाया वो आपके अकाउंट में हम डाल देंगे। ये राजस्थान हस्तशिल्प है नीति में बताया गया। एक भाई युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री जी थे गहलोत साहब, तब इन्होंने युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है भाई लागू की गई थी। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013-14 में लागू की गई थी। कब की गई थी भाई? 2013-14 में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे और 1-1.5 करोड़ तक का हम ऋण देंगे और उस पर 6% ब्याज का अनुदान है। वो कौन देगी? 6% ब्याज का अनुदान है वो सरकार द्वारा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सरकार द्वारा है वो प्रोवाइड किया जाएगा भाई, सरकार द्वारा है वो प्रोवाइड किया जाएगा भाई, सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आगे हम देखते हैं दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भाई ये सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान में, ठीक है। आपके कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से रिलेटेड। तो ये भाई दिल्ली बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ से? यूपी के दादरी से बॉम्बे जेएलएन पोर्ट तक 1504 किलोमीटर है। इसमें से 38% राजस्थान में है, 38% राजस्थान में। और 6 राज्य में है। कौन कौन से 6 राज्य हैं भाई? ठीक है, यूपी के बाद में कौन कौन से 6 राज्य? यूपी, हरियाणा, ठीक है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भाई
6 राज्यों में, ठीक है, 6 राज्यों में। इसमें था कि ये परिकल्पना की गई भाई इसमें फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। फ्रेट कॉरिडोर मतलब ये अभी रेलवे लाइन है, इसी में ये यात्री ट्रेन भी जा रही है और इसी में ही मालगाड़ियां वगैरह जो माल भाड़ा वाली ट्रेनें वो जा रही। अब हम अलग से करेंगे, ये यात्री ट्रेन के लिए ये अलग से ट्रैक है, ये आने का ये जाने का, ये माल भाड़े के लिए अलग से आने का और ये वापस जाने का। तो अलग से माल भाड़ा जो गलियारा बना देंगे, ताकि पहले जो मालगाड़ियों को है वो मतलब सिंगल ट्रैक होने और यात्री ट्रैक होने के कारण रुकना पड़ता था, अब सीधा ही वो रुकना नहीं पड़ेगा। अब भाई एक अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी कि 6 घंटे में रेवाड़ी से ट्रेन चली थी मालगाड़ी लेके और उसने गुजरात के पालनपुर में 6 घंटे में पहुंचा दिया था भाई ये, ठीक है। इसमें है कि नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में परिवर्तित करना और इंडस्ट्री जो उद्योग आधारभूत ढांचे की अगली पीढ़ी के रूप में परिवर्तित करना। इसमें जो पहले चरण में जो राजस्थान ने है वो खुसखेड़ा और भिवाड़ी क्षेत्र में निवेश क्षेत्र है, ठीक है। इसमें भाई खुसखेड़ा और भिवाड़ी निवेश क्षेत्र विकसित करेंगे। वो जोधपुर पाली नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र भाई ये गए वो कॉलेज लेक्चर में आया था, कौन सा निवेश क्षेत्र है कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है भाई, ये निवेश क्षेत्र है कौन सा, खुसखेड़ी भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र। दूसरा निवेश क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा, अजमेर किशनगढ़, अजमेर किशनगढ़ है वो निवेश क्षेत्र है भाई दूसरा, अजमेर किशनगढ़। औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से, औद्योगिक क्षेत्र है जोधपुर पाली, ठीक है, जोधपुर पाली, ठीक है, जोधपुर पाली और मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर पाली मारवाड़ जंक्शन, ठीक है। और तीसरा है जयपुर दौसा और भीलवाड़ा राजसमंद। ये 3 औद्योगिक क्षेत्र है और 2 निवेश क्षेत्र है। निवेश क्षेत्र है भाई, इसमें 2 निवेश क्षेत्र कौन कौन से हैं, निवेश क्षेत्र है भाई खुसखेड़ा भिवाड़ी क्षेत्र, ठीक है, और अजमेर किशनगढ़ क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र है भाई 3 औद्योगिक क्षेत्र है, जोधपुर पाली, ठीक है, और 2 अन्य है जयपुर दौसा और राजसमंद भीलवाड़ा, राजसमंद भीलवाड़ा भाई, राजसमंद भीलवाड़ा, ठीक है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने एक कंपनी का गठन किया गया, ठीक है, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्पेशल पर्पज व्हीकल, मतलब केवल ये है डीएमआरसी है उससे रिलेटेड काम ही देखेगी। कब 2022 को गठन किया गया था। इसमें है भाई 51% रिको की होगी और 50% केंद्र सरकार की भागीदारी होगी, ठीक है। इसमें ये है भाई जो माल गलियारा है, जो ये माल गलियारा है, ठीक है, ये ट्रैक है, तो इस ट्रैक के, ठीक है, इस ट्रैक के दोनों ओर, ठीक है, 150 किलोमीटर, इधर भी 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर है एरिया में, ठीक है। एरिया में क्या करना, उद्योगों का विकास करना, जिसमें कितने जिले आ जाएंगे, 22 जिले आ जाएंगे। और अभी कितने जिलों से गुजर रही है, ये है भाई अलवर, सीकर, जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली और सिरोही क्षेत्र। बस अभी है वो कितने जिलों से गुजर रही है भाई, अभी है वो 7 जिलों से गुजर रही है और 150 किलोमीटर जो कवरेज करने रहेंगे तो 22 जिलों से गुजरेगी। अब भाई जिले हैं वो चेंज हो गए हैं और 60% एरिया है राजस्थान का वो कवर करेगी। भाई खाद्य एवं ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी, क्यों, गांधी जी का सपना था भाई खाद्य एवं ग्रामोद्योग। तो खादी के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। ये कब की गई भाई, ये 1955 में स्थापित किया गया था। इसमें है भाई 1955 में स्थापित किया गया था। तो इसमें असंगठित जो क्षेत्र के कारीगर हैं इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद में जो इनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके उत्पादों को यहाँ पे विपणन किया जाता है। आप देखना खादी प्लाजा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। अब खादी कामगारों को आर्थिक प्रोत्साहन योजना, इसमें ये है
कि उनको पर्याप्त पारिश्रमिक देना, कि भाई 400 या 500 रुपये आपकी मजदूरी देना, ठीक है, उसके लिए ये वो लागू की गई। एक पीएम ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, इसमें यह किया गया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को सृजन करने के लिए, रोजगार को सृजन करना, तो ये योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? खाद्य खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा, ठीक है। और इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ खोले गए हैं? प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं जयपुर, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में है, इसके प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। भाई जो कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग है, उसके द्वारा है कारखाना अधिनियम 1948, बॉयलर एक्ट 1948, मजदूरी भुगतान एक्ट 1921 व भवन निर्माण कामगार एक्ट 1956 है, इसके प्रावधान लागू किए जाते हैं। भाई ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं भाई राजस्थान का खनन क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का खनन क्षेत्र, इसमें हम पढ़ेंगे भाई कि राजस्थान में है कि कौन कौन से खनिजों का है वो खनन है, वो किया जाता है। ठीक है भाई, तो राजस्थान में कितने प्रकार के? 81 प्रकार के खनिज हैं। 81 प्रकार के खनिज हैं, वो अभी तक प्राप्त हो चुके हैं कि भाई 81 प्रकार के खनिज है वो राजस्थान में प्राप्त होते हैं। और 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। भाई ये पूछे जाते हैं कि एकमात्र उत्पादक, ठीक है, केवल सिंगल एकमात्र उत्पादक है सीसा जस्ता, ठीक है, सीसा जस्ता, ठीक है, सीसा जस्ता एकमात्र है। एकमात्र है सीसा जस्ता और सेलेनाइट, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट, ये भाई एकमात्र खनिज है जिसका राजस्थान उत्पादन करता है पूरे भारत में। पूरा उत्पादक कौन कौन सा है जिसका राजस्थान करता है? चांदी, कैल्साइट, कैल्साइट और जिप्सम, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम। अग्रणी उत्पादक में सीमेंट, सीमेंट ग्रेड, ठीक है, सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड का क्या? लाइम स्टोन उत्पादन। सीमेंट ग्रेड और स्टील ग्रेड का लाइम स्टोन का उत्पादन, ठीक है। और देश में प्रमुख किस किस में? संगमरमर राजस्थान से निकलता है, सैंड स्टोन, ग्रेनाइट वगैरह, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, एकमात्र वाला है वो ध्यान में रखिए आप। एकमात्र सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट और सीसा जस्ता, पूरा उत्पादन होता है चांदी, कैल्साइट, कैल्साइट और जिप्सम, बस ये दो ही आप याद रखें, ठीक है। सेलेनाइट व कैल्साइट। अभी खनिज एवं खनन विभाग द्वारा क्या किया जाता है? सर्वेक्षण किया जाता है भाई, खनन से रिलेटेड है। एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये होता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन होता है, इसका गठन इसलिए किया गया क्योंकि खनिज जो निकलता है उस एरिया को है वो कम बेनिफिट प्राप्त होता है, तो एक कुछ हिस्सा है जो खनन से जो आय प्राप्त होती है वो उसी उसी जो एरिया में डेवलपमेंट के लिए है वो लगाई जाएगी। इसके लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की गई। एक भाई राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास, ये होता है कि इसमें भाई राजस्थान में खनिजों की जो है खोज के लिए एक ट्रस्ट बनाई गई कि भाई खोज के लिए हम किस प्रकार है, नए नए तकनीक वगैरह है, ठीक है, नए नए तकनीक है वो उसका यूज ले सकते हैं, या लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसका यूज ले सकते हैं भाई, ठीक है। ये सबसे ध्यान में रख, ये इसकी वो स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड 30 अक्टूबर 1974 को, और इसका ऑफिस है भाई उदयपुर में है।
उदयपुर में कॉर्पोरेट ऑफिस है। ठीक है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होता है भाई, राजस्थान में प्रभावी तरीके से खनिजों का है वो खनन करना एवं विपणन करना। ठीक है, और इस कंपनी ने, ये एक प्रकार की कंपनी, इसने 4 अपने स्ट्रेटेजिकल है वो बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर है, उसमें विभाग को बांट रखा है कि भाई जैसे जिप्सम का है, जिप्सम का है वो बीकानेर क्षेत्र में निकलता है, तो वहाँ पे इसने अलग से डिवीजन बना रखा है जिप्सम बीकानेर में। ठीक है, रॉक फॉस्फेट होता है वो उदयपुर के जामर कोटरा में निकलता है, इसलिए उदयपुर डिवीजन। लाइम स्टोन कहाँ पे निकलता है, जोधपुर में सबसे ज्यादा। और लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट निकलता है वेस्टर्न राजस्थान में, लेकिन इन्होंने जो प्रॉफिट और स्ट्रेटेजिकल सेंटर है वो कहाँ बना रखा है, वो बना रखा है अपने जयपुर में। कहाँ पे बना रखा है, अपने जयपुर में बना रखा है। ठीक है, अपने जयपुर में इन्होंने है वो सेंटर बना रखा है। अब हम देखेंगे भाई कि है राजस्थान में राजस्थान है देश में विश्व का 5% खनिज है वो कच्चा तेल की खपत होती है। कितने, केवल 5%, और जनसंख्या 18% के करीब। और वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट उपभोक्ता है, पहला कौन है, यूएस है। अमेरिका में सबसे ज्यादा खपत होती। ठीक है, अमेरिका। दूसरा चीन है भाई। तीसरा कौन है, भारत है। ठीक है, तीसरा भारत है। ठीक है, और अपने कुल उपभोग, जैसे भारत को है 80 मेट्रिक टन 80 मिलियन मेट्रिक टन है वो खनिज तेल है वो चाहिए, तो उसमें से 16 एमटी है वो उत्पादित होता है। ठीक है, और 16 मेट्रिक टन में ही राजस्थान का है 20% है, राजस्थान का हिस्सा 20% है। और सबसे ज्यादा 40% है बॉम्बे हाई का। बॉम्बे हाई के बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पे है। और राजस्थान में पेट्रोफेरिस बेसिन कितने हैं, 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने जिलों में है भाई, 14 जिलों में। 14 जिलों में कौन कौन से पेट्रोफेरिस बेसिन है, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, इसमें बाड़मेर और जालौर आता है, इसमें मैक्सिमम तेल है वो निकलता है। जालौर बेसिन, यहाँ पे मैक्सिमम गैस है वो उत्पादित होती है। और बीकानेर नागौर बेसिन, जिसमें कौन कौन सा, बीकानेर संभाग पूरा, इसमें आ जाएगा चूरू आ जाएगा। ठीक है, बीकानेर संभाग, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, नागौर। ठीक है, विंध्यन बेसिन, इसमें कोटा संभाग, भीलवाड़ा और चित्तौड़। कोटा संभाग में कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। इस तरह है वो 14 जिलों में फैला हुआ है। तो मंगला क्षेत्र में है, आपने देखा होगा कि मंगला क्षेत्र पहला ऐसा क्षेत्र है जहां से व्यावसायिक तेल का उत्पादन प्रारंभ किया। आज भाई 14 क्षेत्र है, कौन कौन से, मंगला, भाग्यम। ठीक है भाई, ज्यादातर ये महिलाओं के नाम पे, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी। ठीक है, और शहीद तुकाराम, जो भाई 2008 में बॉम्बे में जो ताज होटल पे हमला हुआ था उसमें शहीद हुए थे, बाय तो गुड़ामालानी। और जैसलमेर में कौन से भाई, वाला जो क्षेत्र होगा, जो वाला होगा वो जैसलमेर में होगा। कौन से, गमने वाला, चिन्ने वाला, बकरी वाला, घोटारू, ये अलग है भाई। ठीक है, बागे वाला। ठीक है, और यहाँ पे है फोकस एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक गैस का है वो उत्पादन प्रारंभ किया गया था। और ये कहाँ, किसको भेजी जाती है, रामगढ़ गैस थर्मल। आप भाई ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि रामगढ़ गैस थर्मल है। गैस थर्मल कहाँ कहाँ पे है, रामगढ़ के अलावा धौलपुर कंबाइन। ठीक है, और अंता वाला है वो केंद्र सरकार का, जहाँ से हमने लेना बंद कर दिया है क्योंकि। ठीक है, और गैस के उत्पादन में कौन कौन सी कंपनियां, फोकस एनर्जी, केन्स एनर्जी। ठीक है, ठीक, ओएनजीसी और आईओसीएल। अब राजस्थान रिफाइनरी परियोजना भाई, ये राजस्थान सरकार का एक है, हम कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार की एक ड्रीम परियोजना है, गहलोत जी की एक ड्रीम परियोजना है कि राजस्थान रिफाइनरी परियोजना। तो इसमें यह किया गया कि एचपीसीएल और राजस्थान सरकार द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें 74% और 26% राज्य के हिस्सेदारी होगी, 74%। और परियोजना की लागत कितनी आएगी, 43,129 करोड़, जो अभी बढ़ के कितनी होगी, लगभग 75,000 करोड़, लगभग 75,000। और 16 जून 2018 को
मुख्यमंत्री ये जो है प्रधानमंत्री जी ने इसका वो है नींव रखी थी। और इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो भाई 2% तो हम ऋण लेंगे और 1% इक्विटी रखेंगे। और इसकी 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है, 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता है। और भाई BS6 भारत स्टेज 6 है, उसके मानक 6 का उत्पादन यहाँ पे तेल का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, और ये पहली परियोजना होगी जिसमें रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का सम्मिश्रण होगा। रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे निर्माण होगा पहली जो है। भाई एम सैंड नीति, एम सैंड नीति तब घोषित की गई थी जब है सुप्रीम कोर्ट ने है वो बजरी खनन पे रोक लगा दी गई थी। तब बजरी के दामों में अचानक वृद्धि हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये हवाला दिया था भाई नदियों से आप बजरी का खनन नहीं कर सकते, जैसे जयपुर के आसपास बनास में होता है। और अजमेर में जो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन है अजमेर या जोधपुर में, लूनी बेसिन से ज़्यादा खनन होता है भाई। ठीक है, लूनी बेसिन से खनन होता है। तब सरकार ने एक अल्टीमेट इसका अल्टरनेट निकालने के लिए सैंड पॉलिसी की घोषणा की गई थी। तो एम सैंड पॉलिसी में क्या होता है, नदी नालों से बजरी खनन पर रोक लगने के बाद में बजरी की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए एम सैंड इंडस्ट्री को, एम सैंड इकाइयों को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इन इकाइयों को क्या किया जाएगा, रिप्स 2019 के तहत लाभ दिया जाएगा भाई। रिप्स 2019 हमने पढ़ लिया था। और ये कर दिया गया भाई राज्य के निर्माण में न्यूनतम 25% इनका अनिवार्य उपलब्ध होना चाहिए, अनिवार्यतः उपयोग होना चाहिए। 25% तो आप एम सैंड है, एम सैंड में ये किया गया भाई पत्थरों को पीस पीस के उनकी बजरी बनाई गई थी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हमें वो अगला है, इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे।